हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो सीबीएसई ने सीटेट का एग्ज़ाम करवाया था 13 जनवरी 2023 को। फ्रेंड्स, ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और ये 13 जनवरी 2023 को करवाया था और इसका हम सीडीपी देखेंगे। फ्रेंड्स, देखेंगे इस बार पेपरों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, किस प्रकार के नए पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको देखेंगे। यदि चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी सबसे पहले पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विकास की गति, पहला ऑप्शन है एक समान, मानवीय और व्यवस्थित होती है। तो फ्रेंड्स, विकास की गति ना एक समान होती है, मानवीय और अव्यवस्थित नहीं होती है। दूसरा है में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, यह अव्यवस्थित होती है, तो यह गलत होता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं तो होती है लेकिन अव्यवस्थित नहीं होती है। तीसरा है एक समान, मतलब एक समान नहीं होती है, मानवीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है, ये भी गलत हो गया। में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है किस उम्र में बच्चे के क्रियाकलाप मुख्यतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गतिक प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गतिक कार्य के। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा है किस अवस्था में बच्चे बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं किसी कार्य के लिए। तो पहला है शैशवावस्था, दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा है माध्यमिक बाल्यावस्था। तो इसका क्या सही हो जाएगा? शैशवावस्था सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स शैशवावस्था में जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो हमेशा बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है, तो वह क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है, तो वो पहला है सृजनता, दूसरा संवर्धन, तीसरा समाजीकरण, चौथा स्थगित अनुकरण। तो फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा? समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन हो जाएगा, इसका तीसरा सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। फ्रेंड्स, अगला हमारा है जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करते हैं। तो पहला है फ्रेंड्स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है संवेदी चालक अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा? बच्चे संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करते हैं, तो ये संवेदी चालक अवस्था हो जाएगा। ये फ्रेंड्स कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष तक होती है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं को किया है। पहला है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी हो जाएगी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स, इसका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत में एक बच्ची जो मानती है कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, यह क्या प्रदर्शित करती है? पहला है जीववादी सोच, दूसरा है केंद्रीयता, तीसरा अप्रवृत्ति सोच, चौथा है क्रमबद्धता। तो फ्रेंड, इसका क्या सही हो जाएगा? जीववादी सोच। तो वो बच्ची क्या जीववादी सोच सोचती है, तो इसका क्या सही हो जाएगा? जीववादी सोच सही हो जाएगा, इसका ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला है कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है? तो फ्रेंड्स, कोलबर्ग के नैतिक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, नैतिक विकास के कोलबर्ग ने क्या दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है जिसमें 3 चरण हैं और 6 अवस्थाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें अंतिम अवस्थाओं का नाम क्या है? सार्वभौमिक 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 नैतिकता की अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें कौन सी विशेषता है वो देखेंगे। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, दूसरा है दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, तीसरा है यह महसूस करना कि उनके लिए कानून और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, चौथा है यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए।
तो फ्रेंड इसका क्या सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें कानूनों को, सामाजिक कानूनों को आंख बंद करके पालन नहीं करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए, ये होता है, क्योंकि बच्चा स्वयं से सीखने लगता है। अगला हम देखेंगे लेव वाइगोटस्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चों को उनके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है तो वह किस संरचना का उपयोग कर रहा है। तो बच्चा पहले यहाँ तक ये चीज़ सीख रहा था तो उसे क्या दिया गया, ये किसी ने सहायता दी और वो कहाँ पहुँच गया, समीपस्थ विकास के यहाँ पहुँच गया। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। तो फिर ये जो टेम्परेरी हेल्प थी उसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पार्ट या इसके फोल्डिंग कहते हैं। तो जीन पे आज लेव वाइगोटस्की कहते हैं कि बच्चा इस क्षेत्र तक सीखता था, जानता, लेकिन इस क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए क्या किया गया, टेम्परेरी हेल्प दी गई तो और यहाँ तक पहुंच गया। तो ये है सब प्रारंभिक विकास और ये है संभावित विकास, इस दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। तो ये क्या था, पार्ट यानी कि टेम्परेरी हेल्प यानी इसके फोल्डिंग है, तो इसका वन सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे लेव वाइगोटस्की ने प्रतिपादित किया कि विकास, तो फ्रेंड्स लेव वाइगोटस्की के अनुसार विकास क्या है, सीखने का पर्याय है। दूसरा, सीखने स्वतंत्र रूप में होता है पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फ्रेंड्स वाइगोटस्की ने सांस्कृतिक कारकों को बहुत महत्वपूर्ण माना है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। को सामाजिक संदर्भों से अलग नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स लेव वाइगोटस्की मानते हैं कि विकास को सामाजिक संदर्भों से अलग नहीं किया जा सकता, तो इसका चौथा सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। तो पहला है स्कूली परिवेश को सुरक्षित और बच्चों के अनुकूल बनाना, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव बात है। भयमुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्त कर पाए, ये भी सही है। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को ज्ञान के सक्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। तो फ्रेंड्स क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप कौन सा नहीं है, तो विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना, क्योंकि ये सक्रिय रूप में पहचानना चाहिए। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा, जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियाँ सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें डैश के अनुसार बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। तो फ्रेंड्स बहुबुद्धि सीटेट में एक ही बुद्धि से क्वेश्चन आता है, वो भी गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। उसमें पूछा है कि जो बच्चे पढ़ने लिखने और कहानियाँ सुनाने में अच्छे कौशल होते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि होती है। पहला है तर्क गणितीय बुद्धिता, दूसरा भाषीय बुद्धिता, तीसरा अंतर्वैयक्तिक बुद्धिता, चौथा संगीतमय बुद्धिता। तो फ्रेंड इसमें क्या होगा, पहला इसका हो जाएगा भाषाई बुद्धिता। तो जो लोग कहानी पढ़ने लिखने और कहानियाँ सुनाने में अच्छे होते हैं वो क्या होते हैं, भाषाई बुद्धिता ज़्यादा रखते हैं। इसमें पहला है तर्क गणितीय बुद्धिता, इसमें क्या होगा, लोग गणना करने में, विज्ञान गणित इसमें कुशल होंगे। अंतर्वैयक्तिक बुद्धिता फ्रेंड्स ये होता है, एक होता है इंटरपर्सन, एक तो इंट्रापर्सन। इंटरपर्सन में व्यक्ति दूसरों के भाव को समझ पाता है, और इंट्रापर्सन जैसे अंतःवैयक्तिक, इंट्रापर्सन में व्यक्ति अपने खुद के भाव को सीख सकता है, जैसे कि सन्यासी संत। और संगीतमयी बुद्धिमत्ता में क्या होते हैं, बच्चे संगीत गाने बजाने इसमें बहुत ही निपुण होते हैं। अगला हम देखेंगे, तो इसका क्या सही हो जाएगा, भाषाई बुद्धिता। अगला हम देखेंगे, किसने प्रतिपादित किया कि भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो फ्रेंड्स किसने प्रतिपादित किया कि संज्ञानात्मक विकास पर भाषा का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। पहला है लेव वाइगोटस्की, BF स्किनर, हार्वर्ड गार्डन या जीन पियाजे। तो फ्रेंड इसका क्या सही हो जाएगा, लेव वाइगोटस्की ने कहा था कि भाषा का संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। भाषा के बिना संज्ञानात्मक विकास हो ही नहीं सकता। पहले भाषा आएगी, उसके बाद क्या आएंगे, विचार आएंगे। ये किसने कहा था, लेव वाइगोटस्की ने कहा था कि पहले भाषा आएगी उसके बाद विचार आएंगे। जबकि जीन पियाजे क्या बोलते थे कि पहले विचार आएंगे और उसके बाद भाषा आएगी। दोनों के अपोजिट थॉट थे, लेकिन इसी का फ़ायदा सीटेट उठाता है, हर बार पूछता है एक न एक। और BF स्किनर ने भाषा से संबंधित क्या कि बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ पूछता है सीटेट कि बच्चे BF स्किनर के अनुसार क्या करते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। अगला हम देखेंगे,
निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? पहला है शिक्षिका को कक्षा के जेंडर संबंधी मुद्दों को नकारना और नज़रअंदाज करना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला है शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों में जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। ये सही हो ये पॉजिटिव बात है। शिक्षिका को शारीरिक कार्य जैसे मेज को लगाना लड़कों को और हल्के कार्य जैसे बुलेटिन बोर्ड सजाना लड़कियों को देना चाहिए। ये तो बिल्कुल जेंडर रूढ़िवादिता होगी, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। शिक्षिका को लड़कियों से गणित और विज्ञान से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल क्यों नहीं रखनी चाहिए, दुश्मनी थोड़ी नहीं है। तो इसमें ये सही है, तो इसका क्या सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषा को शामिल करें, रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दें। तीसरा है बच्चों को मानक आधारित परीक्षणों के लिए कठोर संरचनाएं बनाएं। चौथा, योग्यता के आधार पर अलग संख्याएं बनाएं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को शामिल करें। इसका पहला सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला है शिक्षक समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलुओं पर ध्यान रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षक के उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है। पहला है कार्यविधिक चिंतन, दूसरा आलोचनात्मक चिंतन, तीसरा अभिसारी चिंतन, चौथा है रटकर स्मरण। तो फ्रेंड इसका क्या सही हो जाएगा? आलोचनात्मक चिंतन सही हो जाएगा। फ्रेंड इसमें अब देख लेंगे, इसका दूसरा सही है। इस अभिसारी चिंतन क्या होता है? अपने ही विचार पर आपने कोई काम किया उसी पर अपने विचार देना कि इसमें क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ, तो इसे क्या कहते हैं? अभिसारी चिंतन कहते हैं। बल्कि रटकर स्मरण ये तो नेगेटिव पॉइंट है। कार्यविधिक चिंतन ये भी नहीं है, तो इसका आलोचनात्मक चिंतन इसका सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक संरचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? पहला है सहयोगी परियोजनाएं, बिल्कुल किया जाना चाहिए। मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। अगला देख लेंगे, पाठ्यक्रमी मूल्यांकन, ये भी। कक्षा अवलोकन, ये भी। तो फ्रेंड्स मानकीकृत परीक्षण ये सही नहीं हो, ये तो साल में एक बार किया जाता है। इससे बच्चों को श्रेणीबद्ध किया जाता है योग्यताओं के आधार पर, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगला हमारा समावेशी शिक्षा का दर्शन। पहला है वैश्वीकरण के सभी आचरणों को प्रोत्साहन करेगा, बिल्कुल गलत। का आधार विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर पृथक स्कूल में शिक्षित करना है, ये भी गलत। कि केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित है जो दृष्टिबाधित और श्रवण है, ये भी गलत है। अपवर्जन के सभी नीतियों और आचरणों को चुनौती देता है, तो इसका क्या सही हो जाएगा? अपवर्जन के सभी नीतियों और आचरणों को चुनौती देता है, इसका चौथा सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, एक विविध कक्षा में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सबके लिए एक जैसा शैक्षिक शिक्षा शास्त्र अपनाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। सीखने सिखाने के लिए विविध पाठ्यक्रम सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ये सही है। शिक्षण केंद्रित शिक्षण करना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि बाल केंद्रित करना चाहिए। परीक्षाओं को और केंद्रित शिक्षण करना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका क्या सही पॉजिटिव है? सीखने सिखाने की विविध सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, वह विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अति सक्रिय विकार है के अनुकूल पद्धति कौन सी है? पहला है विद्यार्थियों को खड़े होकर कार्य करने की अनुमति देना। दूसरा है कार्यों को छोटे टुकड़ों में बांटना। कक्षा कार्य को पूरा करने के लिए सख्त समयावधि तय करना, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। एक समय के लिए एक कार्य देना। तो फ्रेंड्स इसका तीसरा गलत हो गया, तो जिसमें तीसरा है वो अपने आप गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो इसका क्या सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। 1, 2 और 4। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा है विद्यार्थी और उनकी पहचान के गुणधर्म को सही मिलान करता है? पहला है सृजनात्मक विद्यार्थी, समस्या समाधान में अनम्यता। स्वलीन विद्यार्थी, गतिक क्रियाओं का दोहराव। फ्रेंड्स स्वलीन विद्यार्थी होते हैं वो गतिक क्रियाओं का दोहराव करते हैं, ये पॉजिटिव है। अधिगम कठिनाइयों वाले विद्यार्थी, बेहद कमजोर स्मृति। दृष्टिबाधित विद्यार्थी, सुनने में कठिनाई। तो इसका क्या सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा।
स्वलीन विद्यार्थी गतिक क्रियाओं का दोहराव। अगला हम देखेंगे, एक शिक्षिका विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है। पहला है अपसारी प्रवृत्ति के चिंतन प्रश्न पूछने पर, तो ये तो बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के असामान्य उत्तरों के प्रति संवेदनशील और लचीले लचीले होकर, ये भी सही है। एकमात्र सही उत्तर को प्रोत्साहन देकर, भाई ये तो गलत है, क्योंकि आप सृजनात्मकता को बढ़ा रहे हो, एकमात्र सही उत्तर का प्रोत्साहन नहीं कर सकते। अनम्य निर्देशों का पालन करने के लिए कहकर, ये भी गलत है। तो हमारे 2 पॉजिटिव निकल आए, तो इसका ए और 2 सही हो जाएगा, इसका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। अगला हमारा है, सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को व्याख्यान विधि से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए, ये तो सही हो सकता है। अगला देखेंगे, विभाजित टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। बेहद चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, जिससे वह विद्यार्थियों को सीखने के स्तर से ज़्यादा हो, ये भी तो गलत है। लेकिन इससे ज़्यादा दूसरा सही ज़्यादा अच्छा है, तो इसके क्या होगा, विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला हमारा, शिक्षक को बच्चों को उनकी आवाज़ खोजने में मदद करनी चाहिए, ताकि जिज्ञासा को पोषित करना चाहिए। चीज़ों को करके देखना, सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना। दूसरा है, सीखना समझ बनाने की प्रक्रिया है, ना कि पुस्तक ज्ञान का ज्यों के त्यों पुनरुक्त करने का कौशल। तो इसके फ्रेंड्स दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी करता है, तो इसका ए सही पहला सही हो जाएगा। ए और दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। अगला हमारा, एक संरचनावादी शिक्षा को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, ये तो सही मालूम पड़ रहा है। को केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। फ्रेंड जहाँ केवल लिख जाए वहाँ अधिकतर वो निगेटिव होता है। को संप्रतियों के प्रतिपोषण के लिए केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। को कक्षा में उदाहरण और गैर उदाहरण नहीं देना, दोनों नहीं देना चाहिए, तो इसका कैसे हो जाएगा, एक संरचनावादी शिक्षा को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, तो इसका पहला सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत के लिए अभिप्रेरित करते हैं। पहला है शर्मिंदगी और निराशा, भय और उत्कृष्टता। यह मान्यता की क्षमता अटल और अनियंत्रित है। यह मान्यता की क्षमता बार्धिक और अनियंत्रित है, और बार्धिक और नियंत्रित है, तो इसका कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, यह मान्यता की क्षमता बार्धिक और नियंत्रित है, इसका चौथा सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, शिक्षक बच्चों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू करने समय उसके पूर्व ज्ञान का आह्वान करने के लिए कुछ गतिविधियां कराती है। यह क्रियाकलापों के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है, इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। यह छात्रों की जानकारियों का जुड़ाव और संबंध बनाने में सहायक है, ये तो सही है। यह समय और संसाधन की बर्बादी है, ये तो गलत है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक नहीं है, ये भी गलत है। यह अधिगम के लिए तैयार करने के लिए एक सकारात्मक मनोवैज्ञानिक पहल है, ये सही है। तो फ्रेंड्स इसमें सही जो सही नहीं है वो पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, तो इसका क्या सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, इसका तीसरा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका कौन सा सही था, तीसरा दूसरा और तीसरा, इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका चौथा है, सॉरी, चौथे में दूसरा और तीसरा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटने के लिए कैसे मदद कर सकता है। पहला, उन्हें कड़ी सज़ा देकर, पहले तो वो खुद से चिंता में और उसे कड़ी सज़ा देंगे, नहीं। पुरस्कार देकर, प्रत्यास्मरण और बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर, नहीं। उन्हें उनकी भावनाओं के बारे में बात करके और उनको उससे जूझने में मदद करके, तो इसका क्या सही हो जाएगा फ्रेंड्स, उन्हें उनकी भावनाओं से बात करके और उनसे जूझने में मदद करके। अगला हम देखेंगे, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। उच्च उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों की प्रशंसा करके, नहीं। कम उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों को दंडित करके, उन्हें सफल शिक्षक की नकल करने को बढ़ावा देकर, सीखने में आनंद की भावना पैदा करके। तो फ्रेंड्स क्या होगा, एक शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से कैसे प्रेरित कर सकता है, सीखने में आनंद की भावना का
सीखने में आनंद की भावना पैदा करके। इसका चौथा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला हमारा है, जब जफ़र अपने माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों से पूछता है कि आज आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखा, तो वह कौन से कौशल प्रोत्साहित कर रहा है। तो फ्रेंड्स वह अपने अपने ही काम पर सोचने के लिए कह रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हमने क्या बताया, वो क्या होता है, अधिसंज्ञान होता है। तो इसका चौथा सही हो जाएगा, अधिसंज्ञान। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि वो किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। इसका तर्क है, बच्चे सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावशाली शिक्षक रणनीति है। तो फ्रेंड्स ये इसका ए और बी दोनों सही हैं और ये व्याख्या भी करता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कारण और कथन बहुत आते हैं, कारण और तर्क। तो हमारा कारण ये है, एक बच्ची संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सही है, क्योंकि एक बच्ची की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में प्रदर्शन को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित होते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी सही है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। तो इसका डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप अपना स्कोर भी बताएं कि आपने 30 में से कितने अचीव किए हैं, इसमें आपके कितने सही गए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय बाय।